दोस्तों, जो संगठन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक स्वयंसेवी संगठन बताता है, जिसे लाल किले की प्राचीर से सबसे बड़ा एनजीओ बताया जाता है, जिसके प्रचारक आज देश के प्रधानमंत्री हैं, आज उसी संगठन के मुखिया को एक विदेशी देश ने अपनी सीमा में घुसने से रोकने की मांग खड़ी कर दी है। और मांग करने वाले कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये कनाडा के सांसद हैं, ये कनाडा के 200 से ज्यादा नागरिक संगठन हैं, ये मानवाधिकार संस्थाएं हैं, ये धार्मिक समूह हैं। इन सब ने मिलकर के एक साथ आवाज उठाई है और अपनी सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि आरएसएस को अपने देश में मत घुसने दो। मोहन भागवत की यात्रा रद्द करो, आरएसएस के पूर्व नेटवर्क की जांच करो, इसे आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में डालो। सोचिए जरा, इससे बड़ी शर्म की बात एक भारतीयों के लिए क्या हो सकती है? जिस संगठन के लोग देश चला रहे हैं, जिस संगठन की विचारधारा हर बड़े फैसले में झलकती है, जिस संगठन को हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताया जाता है, उसी संगठन को दूसरा देश आतंकी संगठन कहने की मांग कर रहा है। और यहां भारत में विपक्ष के सांसद सदन में सवाल पूछ रहे हैं कि आरएसएस रजिस्टर्ड है भी या नहीं, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, कौन दे रहा है। दोनों तरफ से एक ही सवाल, एक ही जांच की मांग, एक ही चुप्पी सरकार की तरफ से। तो चलिए आज इस पूरे मामले को खोल करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहन भागवत की उस यात्रा की जिसे लेकर के पूरा बवाल खड़ा हुआ है। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को मोहन भागवत का कनाडा जाने का कार्यक्रम था। टोरंटो में उन्हें भारतीय समुदाय के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, कुछ बैठकें भी होनी थी। कहा जा रहा है कि यह यात्रा आरएसएस के ग्लोबल आउटरीच का हिस्सा है, यानी दुनिया भर में आरएसएस अपने पैर पसारने की कोशिश में है और यही यात्रा उसी योजना का एक हिस्सा है। मजेदार बात यह है कि लगभग 20 साल बाद कोई आरएसएस प्रमुख कनाडा जाने वाला है और मोहन भागवत के लिए तो ये पहली कनाडा यात्रा है, यानी बड़ा दौड़ा, बड़ी तैयारी, बड़ी उम्मीदें। लेकिन इसी तैयारी के बीच 6 अगस्त 2026 को कनाडा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद आरएसएस को भी नहीं थी। 200 से ज्यादा कनाडाई नागरिक संगठनों ने मिलकर के एक पत्र लिखा है। पत्र में साफ मांग की गई है कि मोहन भागवत को कनाडा में मत घुसने दिया जाए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इसके साथ 40 से ज्यादा और मानवाधिकार, धार्मिक और नागरिक संगठन भी जुड़ चुके हैं। यानी एक तरफा नहीं, बहुतरफा दबाव है। और सबसे बड़ी बात, ये सब आम लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो कनाडा की व्यवस्था का हिस्सा है, जिनकी बात वहां की सरकार को सुननी पड़ती है। लेकिन असली धमाका तो 7 अगस्त को हुआ। इस दिन कनाडा की एनडीपी के 2 सांसद सीधे अपनी सरकार के पास पहुंच गए। एक सांसद फॉरेन अफेयर्स क्रिटिक की भूमिका में थे और दूसरे सांसद इमिग्रेशन और पब्लिक सेफ्टी क्रिटिक की भूमिका में। इन दोनों ने मिलकर के कनाडा के विदेश मंत्री, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री और इमिग्रेशन मंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखा। और इस पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं वो पढ़ करके पूरे देश की छवि दांव पर लगती हुई नजर आती है। पहला आरोप यह है कि मोहन भागवत का इतिहास हेट स्पीच का रहा है, यानी नफरत भरे भाषणों का। और कनाडा के इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे व्यक्ति को अपने देश में घुसने के लायक नहीं माना जा सकता। सुनिए, भाषण देना अपनी जगह है, लेकिन जब उस भाषण की वजह से किसी दूसरे देश के सांसद आपको अपनी सीमा में घुसने से रोकने की मांग करने लगे तो सोच लीजिए बात कहां तक पहुंच चुकी है। दूसरा आरोप और भी गंभीर है। इन सांसदों ने कहा है कि मोहन भागवत धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का समर्थन करते हैं और आरएसएस को उन्होंने एक उग्रवादी समूह बताया है। ये आरोप छोटे मोटे शब्द नहीं है, ये कानूनी शब्दावली में लिखे गए भारी शब्द हैं जिनका मतलब बहुत गहरा है। इन्होंने कहा कि आरएसएस भारत में मुस्लिम, सिख, दलित और दूसरे हाशिए पर मौजूद समुदायों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता है और इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि कनाडा तक फैला हुआ है। अब यहाँ रुकिए और सोचिए, ये सब हमारे भारत की सीमा के बाहर की बात है। ये सब उस देश के सांसद कह रहे हैं जो हमारा दुश्मन नहीं है, जिसके साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, जहां लाखों भारतीय रहते हैं, जहां का समाज अपेक्षाकृत तटस्थ माना जाता है। जब उस देश के सांसद तक ये कहने लगे कि आरएसएस के लोग वहां भी लोगों को डराते धमकाते हैं, वहां भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाते हैं, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि आग बहुत गहरी है, धुआं कोई बिना आग के नहीं उठ रहा है। तीसरा आरोप और भी तगड़ा है। सांसदों ने कहा है कि आरएसएस से जुड़े नेटवर्क कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप कर रहे हैं। एनडीपी ने साफ शब्दों में कहा है कि आरएसएस के कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप और हिंसा से जुड़े मामलों के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अब सोचिए, विदेशी हस्तक्षेप का आरोप, ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे भारी शब्दावली है। इसका मतलब है कि आप उस देश की व्यवस्था को अंदर से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप वहां के लोकतंत्र में दखल दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप वहां के समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर आरोप है और सबूत होने की बात भी की गई है। यानी
यानी हवा में बात नहीं की जा रही है। यहाँ एक बात याद करने वाली है, 2024 में भी कनाडा के संसद में आरएसएस को लेकर के एक इमरजेंसी डिबेट हुई थी। उस डिबेट में आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग उठी थी। उस वक्त के मंत्री हरजीत सज्जन ने कहा था कि सारी चिंताओं को स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसियों के पास भेज दिया गया है। मतलब मामला वहां भी दबा नहीं है, चल रहा है, बस रफ्तार कम है। लेकिन अब जो नए सांसदों ने पत्र लिखा है उसमें एक और बहुत गंभीर आरोप है जिसे सुनकर आपकी सांसें रुक जाएंगी। इन सांसदों ने साफ कहा है कि आरएसएस का संबंध आपराधिक संगठनों से है और साथ ही साथ इसका संबंध सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों से भी है। यानी वो संगठन जो पहले से आतंकवादी सूची में हैं, उनके साथ आरएसएस के संपर्क होने के आरोप हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे बड़ा आरोप एक संगठन पर लगाया ही नहीं जा सकता। दोस्तों, सांसदों ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसे व्यक्तियों और नेटवर्कों के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो कमजोर वर्गों के खिलाफ नफरत, हिंसा और भेदभाव फैलाते हैं। साथ ही जो कनाडा की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा है। एनडीपी ने भी कहा कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कनाडा से सिख समुदाय को हिंदुत्व के चरमपंथी समूह से मिलने वाली हिंसक धमकियों से बचाने के लिए कदम उठाने को कहा था। और यहां भी एनडीपी ने आरएसएस का नाम लिया है, यानी संयुक्त राष्ट्र स्तर पर भी यह बात उठ चुकी है। अब कनाडा के सांसदों की मांग क्या है वो भी सुन लीजिए। ये मांग बहुत विस्तृत है और बहुत ठोस है। पहली मांग यह है कि मोहन भागवत की 31 अगस्त की यात्रा को रद्द किया जाए। दूसरी मांग यह है कि उन्हें कनाडा में घुसने से अयोग्य घोषित किया जाए। तीसरी मांग यह है कि आरएसएस के सदस्यों, नेटवर्क और गतिविधियों की सख्ती से जांच की जाए। चौथी मांग यह है कि आरएसएस को कनाडा में बैन किया जाए और पांचवी मांग यह है कि आरएसएस को कनाडा की आतंकवादी संस्थाओं की सूची में डाला जाए। सोचिए दोस्तों, आतंकवादी संस्थाओं की सूची में डालने की मांग, ये कोई साधारण मांग नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा दाग लगने वाली मांग है जो सदियों तक नहीं मिटता है। और ये मांग किसी विपक्षी नेता ने भारत में नहीं की है, ये मांग कनाडा के अपने सांसदों ने वहाँ की सरकार से की है। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अगर कोई ये मांग करता है तो उसे तुरंत देशद्रोही करार दे दिया जाता है, जेल में डाल दे दिया जाता है, पद्मश्री वापस ले ली जाती है, सारे टीवी चैनल उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन कनाडा में जब वहाँ के अपने सांसद ये मांग कर रहे हैं तो भारत सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है, बस देख सकती है, बस चुप रह सकती है, बस उम्मीद कर सकती है कि मामला दब जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस को फांसीवादी कहना कनाडा में रहने वाले सारे हिंदुओं के खिलाफ है। कुछ संगठनों ने इसके खिलाफ पत्र अभियान भी शुरू किया है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। आखिर आरएसएस को सारे हिंदुओं का प्रतिनिधि किसने बनाया? क्या हर हिंदू आरएसएस का सदस्य है? क्या हर हिंदू आरएसएस की विचारधारा को मानता है? क्या हर हिंदू आरएसएस के हर बयान से सहमत है? जवाब है नहीं। बहुत सारे हिंदू आरएसएस से जुड़े नहीं हैं, बहुत सारे हिंदू आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं, बहुत सारे हिंदू ने कभी भी आरएसएस को अपना प्रतिनिधि नहीं माना। लेकिन आरएसएस अपने आप को हिंदुओं का इकलौता प्रतिनिधि बताता रहा है और इसी दावे के आधार पर उसे हर जगह घुसने का हक मिल जाता है। ये एक तरह की चालाकी है जिसे समझने की जरूरत है। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जो संगठन इतना बड़ा है, इतना पुराना है, इतना संगठित है, उसका आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सोचिए जरा, एक ऐसा संगठन जिसके करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जिसकी हजारों शाखाएं हैं, जिसके पास हर बड़े शहर में आलीशान दफ्तर हैं, जिसके फंक्शन में लाखों लोग आते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये कैसे संभव है? और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पैसा कहां से आता है? खर्च कैसे चलता है? इतने बड़े बड़े कार्यालय, 5 सितारा और 7 सितारा टाइप की व्यवस्थाएं, ये सब कहां से फंड होती है? किसकी गुरु दक्षिणा से चलता है ये पूरा सिस्टम? कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। और यही सवाल संसद में डिंपल यादव ने भी उठाया है। समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने साफ शब्दों में सरकार से पूछा कि क्या आरएसएस रजिस्टर्ड है या नहीं। देश के मुख्यमंत्री के लिए दूध है, क्योंकि उन्होंने बात कही थी कि चंदा चोरी पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और कहीं ना कहीं आज तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है कि आफ्टर ऑल जो चंदा है, जो दान पात्रों में पैसा है, वो कहाँ जा रहा था। और आज जहाँ ये एफसीआरए बिल लेके आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चढ़ाने के लिए कहाँ से पैसे जाते थे। कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है, कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। मैम ठीक है, देखिए। अरे पीटीआई अपना माइक हटा जी, मैम आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, सदन नहीं चल पा रहा है, किस ये दूध किस लिए?
अभी तो बताया, फिर बता दो, 100 बार बताना पड़ेगा। एक बारी प्लीज मैम। सो बेसिकली कहा गया था कि चंदा चोरी पे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और न जाने कितने चक्कर उन्हें अयोध्या के लगाए। और जब खुलासा हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश करी गई पूरी बात को, और उसके बाद जब खुलासा हुआ तब मुख्यमंत्री जी गए और ये भाषण दे के आए कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब 2 साल से SIT की कमेटी की गठित है, जब ज़मीनों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जब ट्रस्ट ने इतनी महंगी ज़मीनें खरीदी है, जो 2 करोड़ की ज़मीन 16 करोड़ की, 5 करोड़ की ज़मीन 25, 30, 40 करोड़ की, और न जाने कितना जो दान आया उसमें चोरी की गई है। दान पेटियों से दान गायब है, जहाँ पादुका गायब हुई, जहाँ सोने की ईंट, चांदी की ईंटें गायब है, तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है, इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे, सदन के अंदर भी स्पष्टीकरण दे, और मुख्यमंत्री जी भी स्पष्टीकरण दे कि आफ्टर ऑल जब 2 साल से इतनी चोरी चल रही थी तो उनके सामने ये बात, उनकी नज़रों के सामने कैसे नहीं आई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पे ध्यान दे कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जो FCRA बिल है, हम जानते हैं कि जो FCRA बिल आ रहा है, कहीं ना कहीं ये लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफरेंट NGOs के अंदर में, जिस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, उस पर कहीं ना कहीं निगाह सरकार की है, और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को भी इन्फ्लेक्ट करने के लिए ये बिल लेके आया जा रहा है। और जहाँ सभी ऑर्गेनाइजर जो ये ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं, तो हमारी ये मांग है कि सरकार बताए कि क्या RSS रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके चलाने के लिए जो पैसा है उसकी व्यवस्था कहाँ से हो रही है। कहीं ये दूध का दूध और पानी का पानी से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं है। इस बात पे भी हमें स्पष्टीकरण चाहिए सरकार की तरफ से। कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चोर लुटेरे कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अमित शाह सदन में आओ। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। सदन में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। अमित शाह सदन में आओ। बीच में थोड़ा सा पीछे पीछे भाई। हाँ ये जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अमित शाह गायब है, गायब है, गायब है। अमित शाह गायब है, गायब है, गायब है। अमित शाह हाजिर हो। तो सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सदन में आके जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। अमित शाह सदन में आओ। इस्तीफा दो। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ। सदन में आके जवाब। अरे देखो, आप जानते हैं हम तो डिबेट चाहते हैं, क्यों डिबेट नहीं करना चाहते? बाकी का स्टेटमेंट आकर बहुत बार यहाँ सदन में देते हैं, इसको क्यों नहीं दे रहे स्टेटमेंट? हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे ना, तो इसीलिए उनके पास इसका कोई रिप्लाई नहीं है, और उनके वजह से सदन नहीं चल रहा है। वो रिस्पॉन्सिबल है
गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। देखिए, लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और जो उनको मारा गया, पीटा गया, अब सबको मालूम है, और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं, सदन में क्यों, सदन को आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब यही होता है कि सदन में जो सदस्य जनता ने चुन के दी उनका आप अपमान कर रहे हैं। एक तरफ जनता का अपमान कर रहे हैं और एक तरफ संविधान के तहत जो सदन चलना चाहिए उसको भी आप नकार दिए हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अमित शाह खुद आए, बयान करे, उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछ रहे हमारे होम मिनिस्टर को, भाई आप एक बयान दो, मैं भी एक बयान दूंगा, और ये जो 17 दिन 18 दिन से चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा ये झगड़ा। लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सदन सुललित चले, अच्छा चले, शांति से चले, और उनको जो कुछ प्रश्न पूछा जाएगा वो भी वो उसका उत्तर भी दे, लेकिन वो देना नहीं चाहते, वो डर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा, क्यों डर रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ गलती किए हैं, और बच्चे आज और हमारे युवा छात्र पूरे देश में उनके खिलाफ उठे हैं, तो उनको कोई मॉरल राइट नहीं है और उनके पास कोई मौलिक या मॉरल राइट बचा नहीं है। किसी को सूरत दिखाने की उनकी इच्छा नहीं है। वो बार बार पेपर में तो रोज़ एडवर्टाइजमेंट आता उनकी सूरत। अब भाई यहाँ सूरत दिखाने में क्या है? राज्यसभा में दिखाओ, लोकसभा में दिखाओ, तो ये सूरत दिखाने को भी तैयार नहीं। तो हम यही कहेंगे कि ये जनता के समस्याओं को हल नहीं करना चाहते, और ख़ास करके जो हमारे नौजवान साथी हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनका भी जो समाधान नहीं निकालना चाहते। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं, या आके स्टेटमेंट दो, अपनी बात रखो, डिबेट चलेगी और जो कुछ भी समाधान निकलेगा, या नहीं तो आप राजीनामा दो। अगर आप सदन में आके बोलने को भी तैयार नहीं है, इस्तीफा दीजिए। अब घर में बैठ के हुकूमत चलाते हो, और हम यहाँ पर बहुत से हमारे एमपीज़, एमएलए सारे लोग एक होकर एक आवाज़ में डिमांड कर रहे हैं कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो यहाँ रूम में बैठ के सुनते हैं और रूम में बैठ के इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, और अपने लोगों को ये कहते हैं कि अगर हम उठे तो तुम सब लोग, बीजेपी के सारे लोग उठ के उनको तुम प्रोटेस्ट करो। तो ये बोलने नहीं देते। और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे चेयरमैन साहब क्यों हमको आवाज़ उठाने नहीं देते। हमेशा वो राइट की तरफ ही देख रहे हैं। मैं बात जब करके उनको पूछता हूँ, वो बोलते हैं खाम अभी देता हूँ, तो उनके ऊपर भरोसा करके मैं बैठ जाता हूँ, वो सदन अडजर्न कर देते हैं। तो ये अच्छा नहीं। मैं और एक बार हमारे चेयरमैन साहब से भी विनती करूँगा, और हमारे डिप्टी लीडर जब बिजनेस इसके लिए जाएंगे
और चीफ व्हिप भी जाएंगे, ये बात मेरे तरफ से रखना चाहिए, क्योंकि उनके कहने पे मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन उन्होंने सडनली सदन एडजर्न कर देते हैं। तो ये हमको एक बहुत बड़ा मार गिर रहा है, और हम कोई उनको दूसरा कुछ नहीं मांगते, यही मांगते सदन में आओ, बात रखो, डिबेट शुरू हो जाए, नहीं है तो आप लोग इस्तीफा देके घर चलो। क्या आपको भी लगता है कि कनाडा में उठ रही मांग एक गंभीर मामला है? क्या आपको भी लगता है कि आरएसएस को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और फंडिंग का हिसाब देना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि गृह मंत्री को संसद में आकर के सारे सवालों का जवाब देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित हो रही है? अपनी बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि ये बहस आगे बढ़े और सच्चाई सामने आए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।